तो कोरोना से लड़ाई के मामले में हम लोग बैक टू स्क्वायर वन आ गए हैं। हिंदी में उसका उपयुक्त अनुवाद होगा लौट के बुद्धू घर को आए, क्योंकि जब हमने कोरोना के जंग की जीत का ऐलान किया उसके बाद कहीं ना कहीं हमसे बड़ी गलतियां हुई हैं सरकारों के लेवल पर, लोगों के लेवल पर, कि पिछले 4 हफ्तों में जो 20,000 नए केसेस आ रहे थे अब वो 1.25 लाख के रेंज में आ गए हैं। ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अब करीबन 9 लाख के एक्टिव केसेस रोजाना के हैं। मृत्यु दर कम है, ये कह करके आंकड़ों की बाजीगरी से अगर हम दूर रहें तो हालात बेहद संगीन हो चुके हैं। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। तो ब्रेकिंग व्यूज में आज हम चर्चा करेंगे कि हम यहां कैसे पहुंचे। अब इस वैक्सीन को जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक न जिंदगियां सुरक्षित रहेगी, न हमारी इकोनॉमी जो रफ्तार पकड़ रही थी, रिकवरी पर आ रही थी वापस, वो संभल पाएगी और हम फिर एक बहुत बड़ी तकलीफ में फंस सकते हैं। वैक्सीन को तेजी से लगाने में, फैलाने में दिक्कत क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हालात बिगड़े क्यों? हालात इसलिए बिगड़े कि हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा अस्पतालों का, आईसीयू का, वेंटिलेटर का, ऑक्सीजन वाले बेड का इंतजाम बढ़ा लिया हो, ऐसा हो नहीं पाया। और अब जब ये बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस, हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस के जो नए स्ट्रेन हैं जिसके बारे में डेटा और पब्लिक में जानकारी कम है, वो जब बढ़ रहा है तो अस्पतालों पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रेशर आ गया है। सरकार का पहला रिएक्शन हुआ है, सरकारों का, कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो लॉकडाउन लगा दीजिए, लोगों की आवाजाही बंद कर दीजिए, उसके कारण आप किसी तरीके से इस चेन को तोड़ पाएंगे। लेकिन साथ में एक चीज चलती है, ट्रेसिंग। महाराष्ट्र के बारे में हम आपको बता सकते हैं कि ट्रेसिंग जैसे शुरू में हो रही थी अब नहीं हो पा रही है, और ट्रेसिंग अगर नहीं होगी तो इसका फैलाव बढ़ने वाला है। अब जो लोग बाहर निकले थे, लग रहा था कि चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, उनको ये अंदाज नहीं है कि वो कितना ज़्यादा बड़े पैमाने पर इस वायरस को फैला रहे होंगे। और ये आबादी कौन सी है जो इकोनॉमिकली एक्टिव, मीनिंगफुल कामों में एक्टिव जो आयु वर्ग है 20 साल से 50 साल का, करीबन 57% आबादी की हम बात कर रहे हैं, वो ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, वही ज्यादा बाहर जा रहे हैं और वही फैला रहे हैं। और इससे हमारी इकोनॉमी और चौपट हो जाएगी अगर इस पर ब्रेक नहीं लगाया गया तो। इस बात को देख के बहुत तकलीफ होती है कि जो सवाल पिछले साल इन्हीं महीनों में, इन्हीं हफ्तों में थे, लोग अभी भी वही सवाल डिस्कस कर रहे हैं। मेरा कहना है कि इस वायरस को और इसके व्यवहार को समझने की कोशिश मत करिए, विशेषज्ञ मत बनिए, इस एजम्पशन पर काम करिए कि यहां से शायद केसेस और बढ़ जाएं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगला पीक 1.5 लाख पर रुकेगा या 2 लाख पर, किसी को पता नहीं है। वो महीना मई का होगा या जून का होगा, किसी को पता नहीं है। यानी इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हम बहुत तकलीफ वाले वक्त में कर रहे होंगे। सर्विस सेक्टर पर इसका इंपैक्ट होगा। आप जब होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, पब्लिक एक्टिविटी को, लोगों की गैदरिंग को बंद कर देंगे तो सर्विस सेक्टर, जो कि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है, उस पर असर पड़ेगा। इसलिए कोरोना की चेन को तोड़ना, अनुशासन का पालन करना एक जरूरी शर्त है। लेकिन एक ही शर्त है, एक ही चीज है जिससे इस पर काबू पाया जा सकता है, वो है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के फ्रंट पे क्या हुआ है? चूंकि हम विश्व गुरु हैं तो हमने करीबन 6.5 करोड़ मेड इन इंडिया डोजेज सप्लाई किए दूसरे देशों को। बहुत अच्छी बात है, जबकि अमीर देश इतनी होर्डिंग करके बैठे हुए हैं कि वो अपनी आबादी को 2 बार 3 बार वैक्सीनेट कर सकते हैं। हमारे यहां करीबन अभी 9 करोड़ लोगों को, जिस हफ्ते में हम बात कर रहे हैं 7 अप्रैल का डेटा अगर हम देखें तो 9 करोड़ लोगों को 1 डोज लग चुका है। इनमें से कुछ लोगों को डबल डोज भी लग चुका है। लेकिन ये हमारी आबादी का मात्र 5.5% है। अमेरिका इससे कहीं ज्यादा अपनी आबादी को अभी तक वैक्सीनेट कर चुका है। वो करीबन रोजाना 14 लाख वैक्सीनेशन दे रहा है और आबादी का 30% कवरेज उसका हो चुका है। यूके रोजाना 3 लाख वैक्सीनेशन दे रहा है, उसकी आबादी करीबन 46-47% कवर हो चुकी है। तो हम बहुत पीछे हैं। इन आंकड़ों में कहना कि 16 जनवरी से शुरू हुए थे तब से हम बहुत आगे आ गए, रैंप अप कर रहे हैं, ये बात बेमानी है। तब जबकि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूना वाला आपको ये बता रहे हैं कि अब उनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के दिक्कत है, ज्यादा वो कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते, उनको पैसों की जरूरत है। अभी ये जो झगड़ा आप देख रहे हैं केंद्र के कुछ मंत्रियों का राज्य सरकार महाराष्ट्र पर तोहमत लगाने का, उसमें यह बात समझना जरूरी है कि हमको यह बात सीरम इंस्टीट्यूट ने ही बताई है कि अभी तक करीबन 10 करोड़ डोज वो बना करके दे चुके हैं।
भारत बायोटेक का जोड़ लें तो 1 करोड़ वो होता है। 9 करोड़ लोगों को अगर डोजेस लग गए हैं तो जाहिर है कि अब स्टॉक पर प्रेशर है और शॉर्टेज है, इसीलिए महाराष्ट्र में सेंटर बंद हो रहे हैं। महाराष्ट्र कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, 80 लाख। अभी और राज्यों की तुलना में ये सबसे आगे है। महाराष्ट्र की बदकिस्मती क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है, इतनी ज्यादा आबादी है, सघन आबादी है, इतना ज्यादा इंटरमिंगलिंग है क्राउड का कि उसमें इसका तेज अगर संक्रामक रोग है तो ये बढ़ने ही वाला है, क्योंकि हम अनुशासन में नहीं हैं। लेकिन पब्लिक को ब्लेम करके आप अपनी इस बात की कमजोरी को नहीं छुपा सकते कि वैक्सीनेशन की कमी है, डोजेस की कमी है, मैन्युफैक्चरिंग रैंप अप नहीं हो रही है। सीरम की दिक्कत ये है कि उसको इंटरनेशनल कमिटमेंट पूरे करने हैं, वो लीगल नोटिस रिसीव कर रहा है, वो कह रहा है कि हमको 3,000 करोड़ रुपए दे दीजिए तो हम अपनी वैक्सीन की दूसरी फैसिलिटी को रिडायरेक्ट करेंगे और वैक्सीन बनाने की कोशिश करेंगे। फिर एक और सबसे बड़ा सवाल है, जो रशिया की या दूसरे देशों की वैक्सीन अवेलेबल हैं उनको अभी तक भारत अप्रूवल नहीं दे रहा है। भारत में सिर्फ एक ही टीका चल रहा है, दूसरा सीमित संख्या में चल रहा है, तीसरा टीका हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो वैक्सीन को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल देने में दिक्कत क्या है? अगर प्राइवेट सेक्टर को आपने टेस्टिंग में डिले करके, पिछली बार भी आपने देर किया और इन्वॉल्व किया, उसका फायदा ये हुआ कि थोड़े दिनों में आरटी-पीसीआर की समस्या इतनी बड़ी नहीं रही। लेकिन अब आप टीका लगाने में भी अगर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दें, आप इंपोर्ट खोल दें, जिसको जो कीमत अदा करने की क्षमता होगी वो अपना टीका ले लेगा। हम यहां पर नीचे आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहे हैं। हमारे चीफ एडिटर राघव बहल ने बहुत पहले इस बात की चेतावनी दी थी कि 90% गरीबों को भारत में फ्री टीका लगाना है, तो 10% आबादी से पूरा चार्ज करिए और आपका जो बजट है 1 लाख करोड़ रुपए का होना चाहिए टीके के मद का, वो आप वहां से कवर कर लेंगे। लेकिन ये हमने नहीं किया है। भारत में सब्सिडाइज्ड रेट पर एक इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट, जो हमको सप्लाई कर रहा है, इसकी भी सीमा है। अगर उसका इंसेंटिव नहीं है कि कॉस्ट कवर हो और थोड़ा मुनाफा पैदा कर सके, तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता क्यों बढ़ाएगा? ये बात समझना कोई बहुत बड़ी मुश्किल पहेली नहीं है। इसलिए भारत में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने में देरी घातक है। इंपोर्ट अलाउ नहीं करना घातक है। दूसरे वैक्सीन को अप्रूवल देने में तेजी नहीं दिखा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, यह भी एक खतरनाक बात है। अर्थशास्त्री अजय शाह ने एक आंकड़ा दिया है, अखबार में एक लेख लिखा है, जिसमें वो ये समझा रहे हैं कि जिस रफ्तार से हम टीका दे रहे हैं उसमें पूरी आबादी को सुरक्षित बनाने में, सबको टीका देने में नहीं, सुरक्षित बनाने, यानी 80% की आबादी को आप अगर वैक्सीनेट कर दें, उसमें लगेंगे 600 दिन। इसकी रफ्तार डबल हो जाएगी तो लगेंगे 300 दिन, यानी यहां से करीब 10 महीने और का सफर बाकी है। ऐसे में आप अंदाज लगा लीजिए कि हम अमीर देश नहीं हैं, एक विकासशील देश हैं। बहुत गरीबी में हम ऑलरेडी 7-8 करोड़ लोगों को कोरोना ने धकेल दिया है। ऐसे में किस इमरजेंसी उपाय की जरूरत है? उसका जवाब सिर्फ एक है कि वैक्सीन। आपने आरबीआई के बयान पर गौर किया होगा। आरबीआई अपनी एक अजीब सी संयत भाषा इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी बातें कहता है। वो क्या कह रहा है कि इकोनॉमी की रिकवरी में सबसे बड़ी बात यह है कि हम वैक्सीन को कितनी तेजी से लागू कर पाते हैं, सारी आबादी को वैक्सीनेट कर पाते हैं, उस पर रिकवरी डिपेंड करेगी, उस पर हमारे ग्रोथ का प्रोजेक्शन डिपेंड करेगा। 10.5% से ज्यादा उसको रिवाइज करने की अभी कोई गुंजाइश नहीं है। और ये तब जबकि हम बिल्कुल रसातल में चले गए तो वहां से रिकवरी की बात हो रही है। आने वाले महीनों में अगर हमारा सर्विस सेक्टर चोट खाता है तो जाहिर है कि हमारी रिकवरी पैची रहने वाली है। और जो नंबर आ रहे हैं, जिसको एक डेटा हम लोग देखते हैं पीएमआई का, कि मैन्युफैक्चरिंग के बारे में लोग ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उन ऑर्डरों में गिरावट आई है। यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग तेजी से आके हमको नहीं संभालेगा तो हमारी इकोनॉमी को अभी भी झटके लगते रहेंगे। इससे बचने का एक ही उपाय है। आरबीआई कह रहा है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार पर इकोनॉमिक रिकवरी का फैसला होगा। इसलिए वैक्सीनेशन के अलावा कोई दूसरी बात जो है वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। दुनिया भर में हुआ है, शायद यहां भी हो रहा है कि फैसले राजनीतिक आधारों पर लिए जाते हैं कि क्रेडिट किसका हो, प्रो गरीब कौन नजर आए, मास्टर स्ट्रोक कौन चलाए। ऐसे में एक स्लोनेस जो है वो भारत के लिए बहुत घातक हो सकता है। सुनील जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक डेटा शेयर किया। उनका भी यही कहना है कि अगर 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च वैक्सीन पर होना है और वो आप नहीं करेंगे तो आपकी इकोनॉमी अगर 1% जीडीपी पीछे जाती है तो 2 लाख करोड़ रुपए से तो आप ऐसे ही पीछे सेटबैक कर दिए जाओगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप वैक्सीन के अलावा अभी कोई दूसरी चीज
चीज़ पर ध्यान न दें, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें, राज्य सरकारों के साथ पॉलिटिक्स न खेलें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी स्टेट कैपेसिटी इस वक्त पूरी तरह से एक्सपोज्ड है, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर को हम तेज़ी से इन्वॉल्व करें। आपको याद दिला दें अजीम प्रेम जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि देश की ज़रूरी आबादी का जो वैक्सीनेशन है वो 3 महीने में हो सकता है, बशर्ते कि आप प्राइवेट सेक्टर को ठीक से इन्वॉल्व कर लें। दूसरे राज्यों के लोग अगर ये समझ रहे होंगे कि शायद ये महाराष्ट्र की समस्या है, कुछ राज्यों की समस्या है, बाकी जगह सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो इसमें 2-3 गलतियां हो सकती हैं। जब आप नियर लॉकडाउन लगाते हैं तो फिर से लोग जो डेली वेजर लोग हैं, जो टेम्पररी जॉब वाले लोग हैं, वो अपने घरों को वापस जाना शुरू करते हैं। ये सिलसिला कुछ हद तक शुरू हो चुका है। अगर ये बढ़ता है तो हो सकता है कि ये संक्रामक वायरस, ज़्यादा संक्रामक वायरस वो फिर ले करके यहाँ से जा रहे हों। दूसरी बात यह है कि मुंबई या महाराष्ट्र के रुकने का मतलब होता है देश का 15% जीडीपी पर असर पड़ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर 35% असर पड़ना। ये भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, इसलिए ये एक शहर या एक आबादी के लॉकडाउन होने की बात नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी का चक्का जाम कर देने वाला राज्य है, इसलिए बड़ा ज़रूरी है। और दूसरे राज्यों में भी हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि बहुत तेज़ी से इस पर काम किया जाए। और जवाब सिर्फ तेज़ वैक्सीन देने के अलावा किसी में नहीं है, जो काम प्राइवेट सेक्टर के अलावा कोई उसके बिना आप पूरा कर नहीं पाएंगे। इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत है। शॉर्टेज एक सच्चाई है, पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ये दूसरी सच्चाई है। ये जाहिर है कि हम लोगों को समझा नहीं सकते, और जब ये चुनाव का माहौल ख़त्म होगा, हमको मालूम है कि मई महीने में हम बहुत सारे मास्टर स्ट्रोक आते हुए देखेंगे,